सीमा हैदर की बात, ये देखो, इस देश में देश कानून से चलता है। जाहिर सी बात है वो घुसपैठ के जरिए आई है, कानून का सामना कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इस देश में देश के नाम पर खा रहा है, देश की जनता के प्यार के नाम पर खा रहा है, उसको पुलवामा हो, पहलगाम हो, लाल किला हो या अन्य घटनाएं हो, उसको भारत के लिए, भारतवासियों के लिए खुले मन से सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए। देखिए, वो भारत में अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहलवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का मुसलमानों का लीडर मैं हूँ, ये हमारा संगठन है, जबकि वो अपना सब अस्तित्व खो चुके हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रोसेस जो है वो बिहार में किया। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ और उसके बाद अब इस प्रोसेस को बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर भी एसआईआर जो है वो प्रक्रिया चालू है, लगातार बीएलओ घर पहुँच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हर देशवासी जानना चाह रहा है कि जिस एसआईआर के जरिए घुसपैठिए रोहिंग्यों का वापसी हो रही है, बांग्लादेश के बंगाल के बॉर्डर पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, जो घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड बनवा कर रह रहे थे, लेकिन एसआईआर में बड़े बड़े खुलासों के साथ अब वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान से घुसपैठ के जरिए भारत में आई सीमा हैदर, उसको लेकर आखिरकार क्या इसमें होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, सीमा यहाँ रहेगी नहीं रहेगी, एसआईआर पर, सीमा हैदर पर कितना फ़र्क पड़ेगा एसआईआर का। मेरे साथ सर बातचीत करने के लिए मुफ्ती साहब मौजूद हैं, वजाद गुजर साहब। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ या फिर अलग तरीके से, लीगल तरीके से देश में कोई भी हो, उसको वापस जाना ही जाना है, लेकिन ये जो एसआईआर वाला फॉर्म चल रहा है, इसमें सीमा हैदर का आप कैसे रोल देखते हैं, उसके साथ क्या होगा, क्या आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि वो तो एक ऐसे मुल्क से आई है जो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी हमेशा से रही है। अब सीमा हैदर का क्या होगा? देखिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में दी है, और जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, आसाम, बंगाल, उनके लिए तो ये बाकायदा एक चुनौती है सच में कि बांग्लादेश और बर्मा से बहुत घुसपैठिए, रोहिंग्याई बहुत घुसपैठिए हैं देश में। वो दिल्ली में भी हैं, और मैं तो देख रहा हूँ उधर आगे यूपी तक भी हैं, सब जगह चल रहा है। और उसको किसी भारतीय को एसआईआर से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले बात तो मैं एक मैसेज ये भी दूंगा उसका जवाब देने से पहले, कि एसआईआर को लेकर भी जिस तरह का भ्रम लोग फैला रहे हैं, जैसे एनआरसी और सीए में आपने देखा था वैसा, तो मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएलओज पर जो है वो बोझ ना बन करके खुद अपनी मदद अपने आप करें, आगे बढ़ें, एसआईआर के फॉर्म को भरें। किसी भारतीय को डरने की एसआईआर से ज़रूरत नहीं है, वो भारतीयों के लिए नहीं है, वो घुसपैठियों के लिए है। एक बात, सीमा हैदर की बात, ये देखो, इस देश में देश कानून से चलता है। जाहिर सी बात है वो घुसपैठ के जरिए आई है, कानून का सामना कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसआईआर को लेकर के क्या है कानून, चूँकि उन्होंने इस देश में शादी की है, इस देश में उनका पति है, उन्होंने बच्चा जन्मा है, और मेरे ख्याल ये इंटरनेशनल कानून है कि मुझे पूरी जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा, जितना मैंने पढ़ा है, कि इंटरनेशनल कानून ये है कि अगर आप किसी मुल्क में जाके शादी करते हो तो वहाँ की नागरिकता आपको प्रोसीजर के बाद प्राप्त हो जाती है। तो एसआईआर तो होगा अपना, चूँकि एसआईआर तो होना है, सभी का होना है, और वो एसआईआर फॉर्म भी नहीं भर सकेंगी चूँकि उनके पिता का कोई वोट इस मुल्क में नहीं है, वो तो बाहर से आई हैं। लेकिन इस मुल्क में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नागरिकता दे या नहीं दे, वो सरकार का अपना मसला है। लेकिन इस मुल्क में उन्होंने, इस मुल्क के एक वासी से, एक नागरिक से उन्होंने शादी की है, ये पूरे मुल्क को पता है। एक बच्चे को जन्मा है, बेटी को जन्मा है, ये पूरे मुल्क को पता है। और इस पर पूरी दुनिया में कानून है कि आप किसी मुल्क में अगर जाते हैं, चाहे वो अवैध जाए या वैध जाए, वो उस मुल्क के कानून का मसला है। देखो, वो यहाँ अवैध तरीके से आई थी तो कानून का सामना उन्होंने किया है, उनको कोर्ट में पेश किया गया था, पुलिस ने उठाया था, और मेरे ख्याल जो है वो अभी भी कानून का सामना कर रही होंगी। लेकिन इस मुल्क में, इस मुल्क के बाशिंदे से उन्होंने शादी की है, तो नागरिकता कब देनी, क्या देनी, ये सरकार का अपना पॉलिसी है। लेकिन मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है कि सीमा हैदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपने परिवार की वीडियोस बनाती हैं, और इसी के ज़रिए उन्होंने कहा कि इससे ज़रिए मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अब सोशल मीडिया है। लेकिन जब ये सवाल हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं जब भी उनके घर गया, कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं, आजकल
पिछले कई मुद्दों पर हमने देखा सीमा हैदर बोलती नहीं है। पुलवामा हमला हुआ, पहलगांव हुआ, उसके बाद अभी जो ब्लास्ट हुआ उस पर भी सीमा हैदर का कोई एक बयान, उनके पति का कोई बयान, कोई एक देश के प्रति एक संवेदना वाली वीडियो नहीं बनाई, ना ही उन्होंने ये कहा कि भाई ये गलत हुआ है। और इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि उसको देख रहे हैं लोग, उनके फॉलोवर हैं लगभग 2 मिलियन के आसपास उनके फॉलोवर भी हैं। क्या कहेंगे सीमा हैदर ऐसी चीज़ों पर चुप्पी के साथ? देखिए, देश में हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, हज़ारों लोग ब्लॉग बना करके अपना घर पालन पोषण करते हैं और इनका वो सोर्स उनका वही है। लेकिन सब सामाजिक हों, सारे यूट्यूबर्स, सारे ब्लॉग, निजी ब्लॉग बनाने वाले सब सामाजिक हों, सबकी नज़र इतनी पैनी हो, ये सब बोल सकते हों, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, मैं सबको देखता रहता भी हूँ, सुनता रहता भी हूँ। बहुत लोग हैं जो निजी व्लॉग बनाते हैं, अपने घर के व्लॉग बनाते हैं। और उन्होंने लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ, या पहलगाम में जो हुआ, या पुलवामा पर जो हुआ, उन्होंने किसी ने, इंडियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, सभी को जानता हूँ मैं, उन्होंने भी कोई बात इस पर नहीं की। मेरा ख्याल ये निजी व्लॉग बनाने वाले इन सब बातों को अहमियत ना दे करके अपनी ही बातों में मस्त रहते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और बाकी मैं, चूँकि आप कह रहे हैं कि लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो वो नागरिकों की चिंता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो देशवासी हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की चिंता करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है एजेंसियां भी उस पर निगाह रखे होंगी। और आइंदा फिर मैं और रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि अगर हमारे देशवासी इस तरह की चिंता कर रहे हैं तो एजेंसियों को निगाह रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई अनहोनी हो। और हम लोग जो है, चूँकि भारत के लोग बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत विश्वास करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सीमा हैदर आई, आपने देखा कि किस तरह फैन फॉलोइंग उसको मिली, किस तरह उसको अचार इतना, तो किसी इंडियन को मेहनत करनी पड़ती है अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए। आप तो जानते हैं, आप तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आदमी हैं, लेकिन उसको अचानक से इतना प्यार दिया। तो हमारे लोग ज़रा बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे हैं। लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, देश में सम्मान मिला, और 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, सीमा हैदर झंडा फहराती थी छत से, भारत माता की जय के नारे लगाती थी, तुलसी की पूजन करती थी, राधे राधे बोलती थी। ये सीमा हैदर की एक्टिविटी थी जो हमने भी कवरेज किया। लेकिन पिछले कई महीनों से, या कुछ कह सकते हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ, मैं खुद उनके घर गया, तब भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मीडिया से इतनी दूरी क्यों बनाना, मीडिया से बात नहीं करना? आखिरकार जब आप मीडिया को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आपकी बेटी का नामकरण हो रहा है, तब आप तमाम यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं। लेकिन जब देश में ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, आप भी संवेदना देते हैं इस चीज़ के लिए, आप भी प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जिस पर निगाहें देश की बनी हुई है, सीमा हैदर इस पर नहीं कुछ बोलती हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप चिंता कर रहे हैं, या देश के हमारे जो लोग चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता सही है, ज़रूरी है। और मैं, हो सकता है उनके कुछ निजी कारण भी रहे हों। मैं देखो बहुत खुले मन का आदमी हूँ। उनके पारिवारिक, चूँकि वो आजकल वैसे भी उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है, शायद वो लोग भी कमी आ रहे हैं उनके, तो हो सकता है उनके कुछ निजी कारण नहीं हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, जिसमें शऊर है, जो इस देश में देश के नाम पर खा रहा है, देश की जनता के प्यार के नाम पर खा रहा है, उसको पुलवामा हो, पहलगाम हो, लाल किला हो, या अन्य घटनाएं हो, उसको भारत के लिए, भारतवासियों के लिए खुले मन से सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए। क्योंकि मैं देखो इन सब चीज़ों से जूझता हूँ विनोद, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, फैमिली को टारगेट किया जाता है, बीवी बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है, शादी ब्याहों में जाने में डर लगता है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने से डर लगता है। इस मुल्क में ये सब बातें, जो स्पेशली मैं कहता हूँ, ये सब बातें इस मुल्क में आसान नहीं है कहना, ख़ास तौर से किसी इस्लामिक स्कॉलर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग डर जाते हों, चूँकि बहुत धमकियाँ आती हैं, बहुत ख़तरनाक धमकियाँ आती हैं। फैमिली को, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जाता है, नींद नहीं आती है रातों रातों पर, जिस तरह के लोग कमेंट करते हैं, यहाँ तक के जानने वाले भी करते हैं और अनजान भी करते हैं। मैंने बताया आपको कि प्रक्रिया हम दे तो देते हैं, लेकिन उसका कितना भोंडापन लोग हमारे साथ करते हैं, उसका अंदाज़ा हमें है या हमारे खुदा को है। तो इसलिए हो सकता है कुछ निजी कारण नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं एजेंसियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नज़र भी रखें। और मैं उनसे भी कहूँगा, सीमा से भी, कि जब वो भारत को इतना अपनाती हैं और सनातन में वो लीन हो गई हैं हर तरीके से, तो उनको
हर उस बात का ख्याल करना चाहिए जो उनसे हमारे देश के नागरिक चाहते हैं, जो उनसे उनकी फ़ैन फॉलोइंग चाहती है, जो प्यार करने वाले चाहते हैं, जो लोग मोहब्बत करने वाले चाहते हैं कि वो सामने आकर उस पर प्रतिक्रिया दें, पहलगाम जैसी घटना की मजम्मत करें। और देखो, भारत का मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छोटी ही तादाद में से ही सड़कों पर है अभी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि मदनी साहब के ख़िलाफ़ और मुस्लिम संगठनों के ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी पाकिस्तानी सोच रखते होंगे, हिमायत रखते होंगे, उनके खिलाफ भारत का मुसलमान एक दिन सड़कों पर होगा। क्योंकि अब बात सर से ऊपर जा रही है। पहलगाम, पुलवामा देखने के बाद, लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके देखने के बाद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो बिल्कुल भरे हुए बैठे हैं। ये कि वो कानून, चूँकि भारतवासी कानून का पालन करते हैं, देश संविधान से चलता है, लेकिन भारत के मुसलमानों में गुस्सा अब फूटेगा। वो मदनियों के खिलाफ भी फूटेगा, पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ भी फूटेगा, ISI के खिलाफ भी फूटेगा। पाकिस्तान भाई हमारा, मैं तो खुद देख रहा हूँ ना, जो मेंबर पर बैठे हैं, इमाम हैं, उनका क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है पहलगाम को लेकर के, या उनका क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है लाल किले के ब्लास्ट को लेकर के। कोई छोटी मोटी रेल में मॉब लिंचिंग हो जाए, चाहे वो सीट को लेकर लड़ाई हो, और हिंदू मुस्लिम हो, उसको मॉब लिंचिंग बनाते हैं, उस पर वावेला करते हैं, जाके धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर घेरेंगे और सब कुछ करेंगे, और बाकी तो सब चुप हैं इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर भी देशवासी देख रहा है, इसलिए सीमा को भी सामने आना चाहिए। और जो हमारे नागरिक चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं, वो करना चाहिए। और एजेंसियों से मैं कहूँगा कि भाई देखो, पैनी निगाह रखो। हमारे देश के लोगों का तो ये परंपरागत काम है, मोहब्बत देना, सम्मान देना, अपने कुनबे को बढ़ाना, अपने कुनबे में सबको बाहें खोलकर जगह देना। ये तो मेरे देश का DNA है। लेकिन देश को इससे कोई बड़ा घात ना लगे, ये एजेंसियों की जिम्मेदारी है। एक सवाल, बस एक छोटा सवाल आपसे ये भी है कि आपने मदनी साहब का जिक्र किया और सीमा का जिक्र हो रहा है। सीमा पाकिस्तान से आई, इस्लाम को मानने वाली थी, आज उनका स्वागत हुआ, आज वो यहाँ पर रह रही हैं। लेकिन जब मदनी साहब ये कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है? क्या ये संदेश पूरी दुनिया को मदनी साहब देना चाह रहे हैं कि साहब मुसलमान जो है वो भारत में बड़े जुल्मों और बड़े शिद्दत के साथ रह रहा है, बड़े जुल्म के साथ रह रहा है? देखिए, वो भारत में अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहलवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का मुसलमानों का लीडर मैं हूँ, ये हमारा संगठन है, जबकि वो अपना सब अस्तित्व खो चुके हैं। और भारत का मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, आज़ादी के साथ, अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपने निजी कामों के साथ बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदा है। शायद किसी ऐसे आदमी की संवेदना की उनको ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप को, मुल्क को बदनाम करके, झूठ और फ्रॉड करके, झूठी बातें करके मुसलमानों का लीडर बनता हो। ना इस मुल्क में जुल्म हुआ है, ना इस मुल्क को जिहाद की ज़रूरत है। जुल्म भी मदनी साहब अपने पास रखें और जिहाद भी अपने पास रखें। 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, मदनी साहब कांग्रेसी हैं। मुसलमानों के साथ क्या हुआ इस मुल्क में, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने मौलाना अंदर गए, मदनी साहब चुप बैठे रहे। चूँकि इस सरकार में, अच्छा, मदनी साहब ना एक ब्लैकमेलर टाइप आदमी है। पहले भी वो, चूँकि कांग्रेस की सरकार को तो वो पूरी सेटिंग के साथ ब्लैकमेल करते थे। पहले वो जाके सोनिया गांधी से सेटिंग करते थे कि जा करके भाई मैं ये धरना दूंगा, अब ये कानून ले आए हो, जब मैं रामलीला भरूँ तो आप वापस हट जाना। तो दोनों चूहे बिल्ली का खेल चलता था। अब ये सरकार तो इसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये तो देश के हर नागरिक तक खुद पहुंची हुई सरकार है। तरक्की देश के हर नागरिक तक पहुंची हुई है। हर नागरिक डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को मेल कर सकता है, होम मिनिस्टर को बात कर सकता है। तो ये सरकार को ब्लैकमेल कोई भी लीडर नहीं कर सकता। तो बौखलाए हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी न देश के हित में है, न मुसलमानों के हित में है। मैं देख रहा हूँ कि मदनी साहब के इस बयान के बाद मुसलमानों में गम और गुस्सा भी है, लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि कुछ यूथ और कुछ थोड़े से कट्टर लोग उनको फेवर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मदनी साहब अपनी सोच में तो कामयाब हुए हैं कि उनकी जो ज़मीन ख़राब हो गई थी, उनके चाचा की ज़मीन बहुत बुलंद हो गई थी जमीयत में, मदनी साहब वहाँ तो कामयाब रहे हैं। लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने की है, इसका भुगतान जो है वो छोटा मुसलमान बेचारा करता है। इसलिए मैं मदनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि देश में ना जुल्म हो रहा है, ना देश में जिहाद की ज़रूरत है, ना यहाँ मुसलमान डरा हुआ है। जैसे वो इंग्लैंड, कनाडा और दुनिया, यूरोप में घूम रहे हैं, मस्त है, ऐसे मस्त रहें, अपने माल कूटते रहें,
चंदे करते रहें, बहुत पैसा है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, मज़े करें, देश के मुसलमान को सुकून से जीने दें। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती साहब है। सीधा कहना है कि जो मदनी साहब कह रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से उनके जो बयान हैं उसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं छिड़ी हुई है। और उधर सीमा हैदर पर भी वजाहत गुजर साहब का साफ कहना है कि सीमा यहाँ रह रही है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया उस प्रक्रिया का सामना भी कर रही है। लेकिन फिर भी एजेंसियाँ जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद सीमा पर निगरानी रखें और एजेंसियां अपना काम बेहतर कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि एसआईआर के जरिए सीमा भारत से पाकिस्तान जाएंगी या फिर सीमा यहीं की सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।